सुप्रभात। सूर्य सदन विद्याश्रम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंज। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में होते रहते हैं, दैनिक क्रियाकलापों में ये भी क्या होते रहते हैं। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन होता क्या है? भौतिक परिवर्तन पदार्थों की भौतिक अवस्था, पदार्थों की भौतिक अवस्था जैसे रंग, कलर अवस्था, भौतिक अवस्था जैसे रंग अवस्था, गंध आदि में क्या होता है? परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कहने का मतलब जैसा पदार्थ हम काम में लेते हैं वैसा का वैसा पदार्थ क्या आ जाता है? पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब समझ गए आप। पदार्थों की ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थों के भौतिक अवस्था जैसे रंग अवस्था, गंध आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही हम परिवर्तन को हटाते हैं तो पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है। इसका एक अच्छा शानदार सा उदाहरण देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में डेली काम में लेते हैं, जैसे क्या है? बर्फ। ठीक है, अब इस बर्फ को क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो बर्फ को गर्म करते ही किस अवस्था में आ जाएगा? ये किस अवस्था में आ जाएगा? जल में। अब इस जल को वापस हम क्या कर देते हैं? हीट यानी गर्म करते हैं, तो किस अवस्था में आ जाएगा? वाष्प। ठीक है, अब इस वाष्प को वापस क्या करते हैं? हम कोल्ड करते हैं, यानी ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने से वाष्प वापस किस में चेंज हो जाएगा? जल में। अब इस जल को वापस क्या करते हैं? ठंडा करते हैं, तो क्या बन जाएगा? बर्फ। अब बर्फ कौन सी अवस्था में होता है? हमेशा ठोस अवस्था में। तो क्या हो जाएगा? सॉलिड। और जल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, तो यानी लिक्विड। और वाष्प किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में, तो यानी गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही ये क्या है? पदार्थ की भौतिक अवस्था, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों ही क्या है? पदार्थ की भौतिक अवस्था। केवल और केवल भौतिक अवस्था ही क्या होती है? चेंज होती है, लेकिन इनका रासायनिक गुण बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ से क्या बन गया? जल। जल से वापस क्या बन गई? वाष्प। वाष्प से वापस क्या बन गया? जल। जल से वापस क्या बन गया? बर्फ। तो कहने का मतलब पदार्थ की भौतिक अवस्था ही क्या हो रही है? चेंज हो रही है, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी बर्फ से कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि केवल और केवल भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, यानी एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके गुण, प्रॉपर्टी। सबसे पहला पॉइंट सीधा सा है, पदार्थों की भौतिक अवस्था में
परिवर्तन। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पदार्थों की भौतिक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, ये तीन ही अवस्थाएं क्या होती है, परिवर्तित होती है और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, ये परिवर्तन क्या है, अस्थायी है। क्या है, अस्थायी है। अस्थायी क्यों है, क्योंकि बर्फ से वापस क्या बन रही है, बर्फ ही बन रही है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसलिए परिवर्तन क्या है, अस्थायी है। तीसरा पॉइंट, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, उत्क्रमणीय प्रकार का। भौतिक परिवर्तन हमेशा उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। उत्क्रमणीय प्रकार का मतलब क्या होता है, इस चीज को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। यानी पहले अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, उत्पाद से वापस क्या बनता है, अभिकारक बनता है। यानी ये दोनों दिशाओं में चलते हैं। बर्फ से क्या बना, जल, जल से क्या बना, वाष्प, वाष्प से वापस क्या बना, जल, जल से वापस क्या बना, बर्फ। यानी दोनों दिशाओं में चलते हैं। इस प्रकार भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है, उत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन है। चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। एक पॉइंट और है, भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ हम काम में लेते हैं, जैसे ही परिवर्तन को क्या करते हैं, हटाते हैं। जैसे ही परिवर्तन को हटाते हैं तो वापस पदार्थ किस अवस्था में आ जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में। किस अवस्था में आ जाता है, प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब समझ गए होंगे। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थों की भौतिक अवस्था जैसे रंग, आकृति, अवस्था, गंध आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। इसके गुण है पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या है, ये अस्थायी परिवर्तन है। बहुत बार ये कंपटीशन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार का परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। तीसरा पॉइंट क्या है, उत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन है। उत्क्रमणीय यानी ये दोनों दिशाओं में चलता है। चौथा पॉइंट, इस प्रकार के परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी प्रारंभिक पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद में ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन के अंदर हम नए पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद में और उदाहरण भी ले सकते हैं हम। अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो कौन सा हो गया, बर्फ का जल में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, वाष्प का वापस जल में और जल का वापस बर्फ में। ठीक है, ये तो शानदार उदाहरण हो गया, आपको याद ही रखना है। अब इसके बाद में और उदाहरण भी दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण, लोहे से चुंबक का निर्माण। अब दूसरा है लोहे से चुंबक का निर्माण। अब जो लोहा है उससे हम किसका निर्माण कर सकते हैं, चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन चुंबक से वापस हम किसका निर्माण कर सकते हैं, लोहे से। कैसे, क्योंकि जैसे ही लोहे में चुंबकीय गुण नष्ट होता है, यानी चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वापस किस में परिवर्तन हो जाएगा, लोहे में। यानी लोहे से चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। ये चुंबक क्या प्रकार का नए पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो चुंबक से वापस क्या कर सकते हैं, लोहा बना सकते हैं, यानी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था में आ सकते हैं। इसलिए क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तीसरा है नौसादर। तीसरा कौन सा है, नौसादर, यानी इसे क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं,
अमोनियम क्लोराइड, इस अमोनियम क्लोराइड का हम क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता क्या है, किसी पदार्थ का सीधे ही ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो जब हम इस नौसादर का ऊर्ध्वपातन कराएंगे तो ये ठोस अवस्था से किस अवस्था में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में। ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जैसे इस गैसीय अवस्था को हम किस में चेंज कर सकते हैं, वापस ठोस अवस्था में चेंज कर सकते हैं, यानी हम प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, शक्कर का पानी में विलय होना। शक्कर का पानी में विलय होना, शक्कर को पानी में घोल लेते हैं, लेकिन पानी से वापस शक्कर को भी निकाल सकते हैं ना। जैसे पानी को क्या करेंगे, हीट देंगे तो पानी क्या वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाएगा, बाकी बचेगा क्या, शक्कर बचेगा। तो यानी हम प्रारंभिक पदार्थ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, लोहे से चुंबक का निर्माण, नौसादर का ऊर्ध्वपातन, ठीक है, शक्कर का पानी में विलय। ये सारा कंप्लीट क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत हम जो पदार्थ काम में लेते हैं, वापस परिवर्तन होने के बाद या परिवर्तन हटाने पर पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है। केवल भौतिक अवस्था ही परिवर्तित होती है, यानी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। अब रासायनिक परिवर्तन के अंदर ध्यान ये रखना है, भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। कहने का मतलब, जैसे ही परिवर्तन हटाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी भौतिक गुण जैसे ठोस, द्रव, गैस, इनमें परिवर्तन के साथ साथ किनमें होता है, रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण का मतलब एक क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। या फिर इसमें जो भी कोई पदार्थ काम में लेते हैं उनका क्या होता है, संगठन। क्या होता है, संगठन होता है। संगठन के बाद इस परिवर्तन में क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, कहने का मतलब पदार्थों की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, यानी इनके संगठन में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जो पदार्थ काम में लेते हैं वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी इसका संगठन ही क्या हो जाता है, बदल जाता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। अब दूध है, दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है। अब भौतिक परिवर्तन तो क्या हो गया, चेंज हो रहा है, यानी भौतिक अवस्था क्या हो गई, इसकी चेंज हो गई। पहले दूध था, उसके बाद में क्या बन गया, दही। अब इस वापस दही से इसको दूध थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब दही क्या है, यहाँ पर एक नया पदार्थ। क्या है, यहाँ पर एक नया पदार्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी पूरा पूरा संगठन ही चेंज हो रहा है, यानी एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा, लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना। तीसरा, लकड़ी का जलना। तीसरा, लकड़ी का जलना। चौथा, भोजन का पाचन। चौथा क्या है,
भोजन का पाचन। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जाएगी, राख बन जाएगी, राख से वापस हम लकड़ी थोड़ी बना सकते हैं। कोयला बनेगा, कोयला से लकड़ी नहीं बना सकते। इसी प्रकार भोजन का पाचन, एक बार भोजन का पाचन होने के बाद वापस भोजन थोड़ी बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा संगठन ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन। एक उदाहरण द्वारा और समझ सकते हैं, जैसे ये क्या है, कोयला यानी कार्बन है। कोयला किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। इस कोयले को जैसे ही क्या करेंगे, जलाएंगे, क्या करेंगे, जलाएंगे यानी दहन करवाएंगे, तो क्या बनेगा, CO2 गैस। क्या बनेगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी, यानी एक नया पदार्थ बन गया। इस नए पदार्थ से वापस हम कोयला थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण। प्रॉपर्टी, तो रासायनिक परिवर्तन के गुण में सबसे पहला, भौतिक परिवर्तन के साथ साथ, भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, सेम टू सेम भौतिक परिवर्तन का क्या है, उल्टा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भौतिक परिवर्तन कैसा था, अस्थायी परिवर्तन, तो ये क्या है, स्थायी परिवर्तन। क्या है, स्थायी परिवर्तन। ठीक है, इसे जो पदार्थ बनाएंगे वही पदार्थ ही बनेगा, यानी इस प्रकार का क्या है, स्थायी परिवर्तन है। तीसरा, भौतिक परिवर्तन कैसा था, उत्क्रमणीय प्रकार का, यानी दोनों दिशाओं में चलता था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या है, एक ही दिशा में चलेगा, यानी जिस पदार्थ से जो बनाएंगे वापस उस पदार्थ से जो बनाए वो दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी ये किस प्रकार का है, अनुत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय। इस परिवर्तन में जो पदार्थ बनाएंगे क्या बन, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। यानी इस प्रकार के परिवर्तन में किसका निर्माण होगा, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, जो क्या होगा, पूर्णतया प्रारंभिक पदार्थ से, जो क्या होगा, पूर्णतया प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होगा। ठीक है, जो पूर्णतया प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होगा। इस प्रकार का परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। ध्यान ये रखना है, केवल और केवल रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का संगठन बदल जाता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल पदार्थों की भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट ही चेंज होती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों की फिजिकल स्टेट के साथ साथ केमिकल चेंज भी होते हैं, यानी रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक है, तो इसके बाद में पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। यहां लिख देता हूं ऊपर, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के अंतर्गत सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हम काम में लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों, पदार्थों को अणुसूत्रों और
प्रतीकों के रूप में, पदार्थों को अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हम काम में लेते हैं उन पदार्थों को अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। जैसे कोई उदाहरण देते हैं, कार्बन किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में, प्लस ऑक्सीजन किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। इससे क्या बनेगा? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल ही शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? CO2। यानी इस अणुसूत्र को किस रूप में लिख सकते हैं? प्रतीकों के रूप में लिख सकते हैं। यानी इस अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। सीधा सा छोटा सा, कहने का मतलब जो पदार्थ हम काम में लेते हैं उनको अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन की प्रोसेस कैसे होती है, इनके चरण क्या होते हैं, पूरी तरीके से करते कैसे हैं, किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, तो अब इसमें पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण के चरण। रासायनिक समीकरण के चरण। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों के मध्य क्या लगाते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक या फिर क्रियाकारक या फिर रिएक्टेंट। क्या है ये? तीर के बाईं ओर जो भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। या फिर ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि अभिक्रिया का जो प्रारंभन करते हैं, अभिक्रिया को जो स्टार्ट करते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। इन पदार्थों से जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें क्या बोलते हैं? क्रियाफल या उत्पाद या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। उन पदार्थों से जिनका निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद। तो सबसे पहला चरण क्या है? अभिकारकों और उत्पादों के मध्य किसका चिन्ह लगाते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। दूसरा, ठीक है, यदि अभिक्रिया के अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उनके मध्य किसका चिन्ह लगाते हैं? तो उनके मध्य किसका चिन्ह लगाते हैं? धन। इसको क्या बोलते हैं? धन। धन का चिन्ह लगा देते हैं। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक है जिनके मध्य क्या लगा देते हैं? धन का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तीसरा चरण क्या है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित। यानी हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो तीसरा चरण है वो बहुत बार
एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो सबसे पहले इसका ध्यान ये रखना है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, बराबर रहता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, बराबर रहता है। या फिर अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही क्षय। ठीक है, अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्षय किया जा सकता है, यानी कुल द्रव्यमान क्या रहता है, कुल द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यानी बराबर रहता है। इसको हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। इसी उदाहरण को ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान। और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, कितने पे आता है, 8 पे, तो एक का कितना हो जाएगा, 16 × 2 तो कितना हो जाएगा, 32। में इधर कितना हो जाएगा, 12 + 32 तो कितना हो जाएगा, 32 + 24 तो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, और यहाँ पर 24 और 32 ये भी कितना हो जाएगा, 56। तो कहने का मतलब अभिकारकों का द्रव्यमान कितना है, 56, और उत्पादों का द्रव्यमान भी कितना है, 56। तो यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद दोनों का ही द्रव्यमान क्या रहता है, बराबर रहता है। यही क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, यदि हम इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं तो 2 मैग्नीशियम यहाँ पर, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी कितने हैं, 2। ठीक है, यदि इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो किस विधि द्वारा करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी अनुमान विधि, यानी क्या बोल सकते हैं, अनुमान विधि। तो अनुमान विधि यानी हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, 3 चरण हो गए। अब इसके बाद में चौथा चरण, रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। कोई उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले चौथा चरण, रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर, रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को संतुलित करते हैं। अन्य परमाणुओं को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, C3H8, ये क्या है, प्रोपेन। अब इस प्रोपेन का क्या करवाएंगे, दहन करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CO2 + H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान ये रखना है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ना है, अन्य परमाणु को क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसमें अन्य परमाणु क्या है, कार्बन, C3H8, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देना है। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 है, अब यहाँ पर कितने, 1 है, तो क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। वो भी कहाँ लगाएंगे, अभिकारक के पास में। ठीक है, न कि यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे नहीं करना है।
ठीक है, कितने अणु हो जाएंगे यहाँ पर CO2 के? 3। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 3 प्लस H2O। अब कार्बन क्या हो गया? अभिकारक भी बराबर है, उत्पाद भी बराबर है। अब इसके बाद में किसको करते हैं हम? हाइड्रोजन को। ठीक है, तो C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 8 हैं, यहाँ पर और है नहीं, यहाँ पे कितने हैं? 2 ही हैं। तो ऐसे तो करना नहीं है कि हम यहाँ पे 8 लगा देंगे, ऐसे नहीं करें। यदि ऐसे कर देंगे कितना हो जाएगा? 8 2 16। इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ऐसे करना नहीं है, तो 8 करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 लगा देंगे। टोटल कितने हो गए? 4 2 8। यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है। अब इसके बाद में किसको करते हैं? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो C3H8 प्लस O2 3CO2 प्लस 4H2। अब यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है? 2 ही हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2। ये 2 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 6। यहाँ पर 1 ही है लेकिन 4 भी लगे हुए हैं। यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। तो टोटल कितने हो गए? 6 और 4 10 हो गए हैं। अब यहाँ पर 10 करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 लगा देंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2O। क्या हो जाएगा? 4H2O। तो ये क्या हो गई? अभिक्रिया क्या हो गई? ये संतुलित, यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या हो गया है? बराबर हो गया। इस अभिक्रिया को किस विधि द्वारा संतुलित करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी अनुमान विधि द्वारा इन अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं? हम संतुलित कर सकते हैं। 4 चरण कंप्लीट हो गए हैं। अब इन अभिक्रियाओं में अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं उनको किन्हीं अवस्था द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे 5वां चरण क्या है? भौतिक अवस्था द्वारा प्रदर्शित करना। 5वां पॉइंट क्या है? भौतिक अवस्था द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो भौतिक अवस्था द्वारा जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, ये ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा? CO2। यहाँ पर कार्बन क्या है? ठोस अवस्था में है तो S, ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर लिक्विड अवस्था में है तो L, और गैसीय अवस्था में है ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। और यहाँ पे CO2 भी क्या है? गैसीय अवस्था में। कहने का मतलब भौतिक अवस्था ठोस हो तो किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? सॉलिड। और यदि द्रव हो तो किस रूप में करते हैं? लिक्विड। और यदि गैसीय अवस्था में हो तो किस रूप में करते हैं? जी। ठीक है, तो पदार्थों को भौतिक अवस्था द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। छठा चरण, यदि अभिकारक व उत्पाद, यदि अभिकारक व उत्पाद दोनों ही किस अवस्था में हो? जलीय विलयन अवस्था में हो। किस अवस्था में हो? जलीय विलयन अवस्था में हो तो किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? AQ यानी एक्वा। किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? एक्वा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? चूना है। अब इस चूना है, ये किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। जैसे इसको किस में घोलेंगे? पानी में घोलेंगे तो पानी क्या है? लिक्विड है। जैसे इसको पानी में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? चूने का जलीय विलयन है। तो किस रूप में प्रदर्शित करेंगे? AQ के रूप में। ठीक है, तो ये क्या हो गई? इनकी भौतिक अवस्थाएं। 7वां चरण है, इन पदार्थों यानी अभिकारक और उत्पादों को दर्शाने के लिए तीर के ऊपर दाब एवं ताप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई अभिक्रिया है N2 प्लस H2
क्या बन जाएगा, अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बना लेंगे, अमोनिया। तो टेम्परेचर के रूप में प्रदर्शित करना हो तो 773 केल्विन ऐसे, और यदि दाब के रूप में तो 200 एटीएम। एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर। ताप और दाब तो तीर के निशान के ऊपर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कितने चरण हो गए, 7। अगला चरण लेते हैं, 8वां चरण लेते हैं। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तब तो प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यदि ऊष्मा शोषी है तो माइनस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम इनको तीर के निशान के ऊपर इस चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हीट। जैसे पहला उदाहरण लेता हूं, N2 प्लस H2 क्या बन जाएगा, अमोनिया। अब इसमें कुछ ऊष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है, जिसको किस रूप में लिख सकते हैं, किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्मा शोषी के रूप में N2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इनके चिन्ह के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये क्या है, हीट यानी ऊष्मा। तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, तो 21.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो यानी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। ऊष्माक्षेपी के लिए प्लस द्वारा, ऊष्मा शोषी के लिए माइनस द्वारा क्या कर सकते हैं, हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगला चरण है, अभिक्रिया पूर्ण होने पर या पूर्ण करने के लिए तीर के निशान के ऊपर उत्प्रेरक द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उत्प्रेरक द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी अभिक्रिया को पूर्ण करवाने के लिए या फिर अभिक्रिया को तेज गति से संपन्न करवाने के लिए या मंद गति से संपन्न करवाने के लिए क्या काम में लेते हैं, कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक काम में लेते हैं। जैसे ये क्या है, एथीन। ठीक है, अब एथीन का क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवा रहे हैं, यानी हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, एल्केन। तो क्या बन जाएगा, एथेन। ठीक है, तो ये तीर निशान के ऊपर जो हम काम में लेते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के सारे क्या है, चरण है। रासायनिक अभिक्रियाओं को किस रूप में लिखते हैं, किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, क्या क्या काम में लेते हैं, सारे ये क्या है, चरण है। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, वो आगे बताएंगे आपको। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। अब रासायनिक समीकरण में हमने पढ़ा क्या क्या, वही है। रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या पता चलता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी। कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी, इनके बारे में पता चलता है। अभिक्रियाओं की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी भी किसके द्वारा मिलती है, रासायनिक समीकरण के द्वारा। तीसरा पॉइंट है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय, यानी अभिक्रियाओं की उत्क्रमणीयता का पता भी किसके द्वारा चलता है, रासायनिक समीकरण के द्वारा। ठीक है, अभिकारकों और उत्पादों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी भौतिक अवस्थाओं की, जैसे ठोस है या द्रव है या गैस है,
उत्क्रमणीयता का पता चलता है, अभिकारकों उत्पादों का भी पता चलता है, यानी 2-3 पॉइंट और भी है। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण की क्या है, विशेषताएं। अब इसके बाद में क्या है, सीमाएं। क्या है, सीमाएं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसकी जो कमी है वो क्या है, कि अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है। अभिक्रिया की पूर्णता यानी कंप्लीट की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अभिकारकों और उत्पादों, अभिकारकों